हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सिविक्स का चैप्टर 2 कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था लोकतंत्र क्या है। आज इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे लोकतंत्र ही क्यों। हम लोगों को लोकतंत्र ही क्यों चाहिए, इस पर चर्चा करनी है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। कुछ लोग कहते हैं कि लोकतंत्र नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? कुछ तो कारण होगा, वो कारण ये बताते हैं। पहला कारण है अस्थिरता। लोकतांत्रिक सरकारें जो होती हैं उनमें से कई बार सरकारें अस्थिर होती हैं, टिकती नहीं। सरकार अपना कार्यकाल भी नहीं पूरा कर पाती है। कार्यकाल पूरा करने से पहले ही सरकारें गिर जाती हैं। जो जनप्रतिनिधि होते हैं, नेता होते हैं, वो स्थिर नहीं होते, दल बदलू होते हैं। पहले वो किसी और दल में होते हैं, फिर उस दल को छोड़ करके किसी और दल में चले जाते हैं, फिर वो उस दल को छोड़ करके किसी और दल में चले जाते हैं। कई बार वो एक दल को छोड़कर के अपना एक अलग ही राजनीतिक दल बना लेते हैं। यानी कि जो जनप्रतिनिधि नेता जो हैं, लोगों का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, वो खुद स्थिर नहीं रहते हैं। राजनीतिक पार्टियां स्थिर नहीं रहती हैं, खुद राजनीतिक पार्टियां टूट जाती हैं या किसी और पार्टी में विलय कर लेते हैं या किसी और पार्टी के साथ वो गठबंधन बना लेती हैं। फिर उस गठबंधन से भी वो अलग हो जाती है और सरकारें भी कई बार अस्थायी नहीं होती हैं। इसका जीता जागता उदाहरण हमारे देश में रहा है। 1889 में 1889 में चुनाव हुए, किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिले। उस समय जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे उनको भी नहीं समझ में आ रहा था कि हम किस पार्टी को सरकार बनाने के लिए बुलाए और किस पार्टी को सरकार बनाने के लिए नहीं बुलाए, क्योंकि स्पष्ट बहुमत तो किसी के पास भी नहीं है सरकार बनाने के लिए। काफी लंबे समय के बाद सोच विचार करके गठबंधन सरकार बनाने की बारी आई। जनता दल और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर के सरकार बनाई। विश्वनाथ प्रताप सिंह को, वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया। बहुत जल्दी सरकार गिर गई, बहुत जल्दी ही वो सरकार गिर गई, क्योंकि जनता दल से भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया। फिर उसी जनता दल का समर्थन कर दिया कांग्रेस पार्टी ने और फिर सरकार बनी और प्रधानमंत्री बनाए गए चंद्रशेखर। यह सरकार भी स्थायी नहीं रही और यह सरकार भी धड़ाम गिरी। नतीजा 1991 में देश को फिर से एक चुनाव झेलना पड़ा। 1989 से 1991 के बीच में 2 साल होते हैं। 1991 में से 1989 घटाएंगे 2 साल। मात्र 2 साल के अंदर दो सरकारें बनी और दोनों में से कोई भी सरकार टिकाऊ नहीं रही, यानी कि देश अस्थिर हुआ। 1991 में चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी जीत करके आई। परिस्थिति कुछ ऐसी थी, वो बहुमत के साथ आई। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनाए गए, अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया। 1996 में 5 साल के बाद फिर चुनाव हुए। हमारे यहाँ 5-5 साल पर चुनाव होता है, यानी कि 5 साल का कार्यकाल वो अपना पूरा किया। उसके बाद जब चुनाव हुए, एक बार फिर से किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला सरकार बनाने के लिए। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। बीजेपी की सरकार बनाई गई। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को बनाया गया।
मात्र 13 दिन में वो सरकार गिर गई। उसके बाद फिर सरकार बने। गठबंधन सरकार बनाई गई यूनाइटेड फ्रंट के। एचडी देवगौड़ा देश के प्रधानमंत्री बने। वो सरकार भी ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाई, वो सरकार भी गिरे। फिर नया गठबंधन बना, फिर नई सरकार बने। इस बार प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल को बनाया गया। वो भी अधिक दिन तक शासन नहीं कर पाए और वो सरकार भी धड़ाम गिरे। 3 सरकारें हो गई, अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की, उसके बाद एचडी देवगौड़ा की और फिर इंद्र कुमार गुजराल के। तीनों में से कोई भी स्थिर नहीं रही, टिकाऊ सरकार नहीं बन पाई और एक बार फिर देश चुनाव के लिए खड़ा था, चुनाव का सामना करने के लिए। चुनाव हुए, फिर से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी ग्रुप में उभर करके आई, लेकिन सरकार बनाने के लिए जितना बहुमत चाहिए था उतना बहुमत उसके पास नहीं था। किसी भी अन्य पार्टी के पास बहुमत नहीं था। एक बार फिर से बीजेपी को मौका दिया गया सरकार बनाने के लिए और सरकार बनी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को बनाया गया। इस बार उनकी सरकार लगभग 13 महीने चली और उसके बाद वो सरकार भी धड़ाम गिरी। जबकि हमारे देश में सरकार चलाने के लिए कार्यकाल 5 साल निर्धारित किया गया है, यहां तो 1.25 साल भी पूरे नहीं हुए। फिर देश के सामने एक चुनाव, फिर एक आम चुनाव, और देश फिर चुनाव के सामने खड़ा था। फिर चुनाव हुए। इस बार जब चुनाव हुए तो इसमें बीजेपी ने चुनाव से पहले ही अपना एक गठबंधन बना लिया, एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और एनडीए चुनाव लड़ी। वो चुनाव जीत करके आई। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को बनाया गया। इस बार वो कार्यकाल पूरा किया। अपने कार्यकाल के दौरान ही उन्होंने चुनाव करवाए, चुनाव हार गए थे। तो हमने देखा कि हमारे यहाँ देश में कई बार ऐसे मौके हैं, हम लोकतांत्रिक देश है, हमारे यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार है, पर कई बार ऐसे मौके आए जब सरकारें स्थिर नहीं रही, टिकाऊ नहीं रही, अस्थिर सरकार। सरकार स्थिर नहीं, राजनीतिक पार्टियां स्थिर नहीं, राजनीतिक पार्टियों में अक्सर टूट। राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, देश का आजादी में जिसका बहुत बड़ा योगदान रहा, वो पार्टियां कई बार टूटी। कई सारी पार्टियां उसमें से निकल करके आई। तृणमूल कांग्रेस उसमें से निकली हुई है। एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, उसी में से टूटकर निकली हुई है। और भी कई सारी पार्टी उसमें से निकली। जनता दल में से कई पार्टियां निकली टूट करके। जनता दल यूनाइटेड उसी का एक टुकड़ा है। जनता पार्टी टूटी, उसी में से जनता दल और भारतीय जनता पार्टी निकले। ऐसे और भी कई पार्टियों के उदाहरण हैं जो टूटते गए, उनमें से कई पार्टी निकलती गई, यानी कि पार्टियां स्थिर नहीं रही, नेता स्थिर नहीं, दल बदलते रहे, अवसरवादी होते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण रामविलास पासवान जी का आता है। केंद्र में चाहे सरकार जिसकी भी बने, उनको तो मंत्री पद चाहिए होता है। पिछले गठबंधन को तोड़कर नए के साथ शामिल हो जाते हैं। बस उनको तो मंत्री पद चाहिए होता है।
कई सारे ऐसे नेता हैं, नाम लेना मैं उचित नहीं समझूंगा, पहले कांग्रेस पार्टी में थे, कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आए, कुछ बीजेपी में थे, उसको छोड़ करके कांग्रेस में आए, और इस तरह से ये दल बदल करते रहते हैं। कई तो ऐसे हैं कांग्रेस छोड़ करके किसी और पार्टी में गए, बाद में फिर वापस कांग्रेस में आए, बीजेपी छोड़ करके किसी और पार्टी में गए, फिर बाद में वापस बीजेपी में आए। ये भी स्थिर नहीं रहते, यानी कि लोकतंत्र में अस्थिरता बनी रहती है, अस्थायित्व नहीं आता, ऐसा कहना है। फिर है सिर्फ राजनीतिक लड़ाई यहां होती है, राजनीतिक दलों के बीच में राजनीतिक लड़ाई चलती है, यहां सिर्फ और सिर्फ सत्ता का खेल चलता है। हर कोई जो कुर्सी पे है उसको इस बात की चिंता है कि कहीं वो जरा सा भी हिले खड़ा हो कि पीछे से कोई उसकी कुर्सी ना छीन ले, और जिसके पास कुर्सी नहीं है उसको चाहता कि किसी भी तरीके से उसको सत्ता की कुर्सी मिले। यहां सारे के सारे खेल सत्ता को लेकर के है, सरकार को लेकर के, हमारी सरकार, हमारी सरकार, हमारी सरकार, हमारी सरकार। और इसी के लिए सारे के सारी राजनीतिक पार्टियों के बीच में राजनीतिक लड़ाइयां चलती रहती है। नैतिकता का यहां पर पूरा का पूरा अभाव होता है, ना तो राजनीतिक पार्टियों के पास नैतिकता है और ना ही राजनीतिक पार्टियों में शामिल नेताओं के पास नैतिकता है। ऐसा लोकतंत्र के खिलाफ तर्क करने वाले लोगों का कहना है। देने फैसले देरी से होते हैं, लोकतंत्र में जो फैसले होते हैं वो देरी से होते हैं, सही समय पर सही फैसले नहीं आते हैं, अदालतें भी सही फैसला नहीं कर पाती है। बोफोर्स तोप घोटाला 1986 में हुआ, उस घोटाले में शामिल लोगों के ऊपर मुकदमा दायर किया गया। जिन जिन लोगों पर मुकदमा दायर किया गया आज तक उनके खिलाफ अदालत का कोई फैसला नहीं आया। वो उसमें से विन चड्ढा, राजीव गांधी और भी बहुत सारे लोग अपनी प्राकृतिक मौत मरे अपनी जिंदगी जीने के बाद, लेकिन कोर्ट का फैसला नहीं आया। अगर फैसला आता भी है तो सजा किसको देंगे? जो मर गए उनके भूतों को? पर यह भी तो शक की बात है कि वास्तव में भूत होते भी है नहीं। अदालतों में भी फैसले देर से आते हैं, सरकार में भी फैसले, संसद में भी फैसले देर से आते हैं। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं काफी लंबे समय से लंबित हैं, आज तक संसद ने उसके खिलाफ एक फैसला लेकर के कोई कानून नहीं बनाया, तो मुद्दे लंबित हैं। तो यहां पर फैसले देरी से होते हैं, खराब फैसले होते हैं कई बार, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि सरकार में पहुंचे हुए हैं उनको खुद ये नहीं पता कि जनता का हित किस में है, जनता क्या चाहती है, उनको नहीं पता। और अगर पता भी है तो जानते हुए भी वो अनजान बन करके ऐसे फैसले लेते हैं जो जनता के हित में होते ही नहीं। इसलिए कई बार यहां पर खराब फैसले भी लिए जाते हैं। यहां पर खराब फैसले इसलिए भी लिए जाते हैं कि कई बार ऐसे नेता भी चुन करके पहुंचते हैं सरकार के अंदर और विपक्ष में भी बैठते हैं जो बिल्कुल अनपढ़ गंवार ठंगा छाप होते हैं, और ये बड़े बड़े मंत्री पदों पर भी बैठते हैं। जिसके पास शिक्षा नहीं, जिसके पास कोई अनुभव नहीं, वो सरकार क्या खाक चलाएंगे? कुछ पहुंचते भी हैं, कम पढ़े लिखे लोग पहुंचते हैं। ऐसे व्यक्ति को रेल मंत्री बनाया जाता है जिसको रेल का एबीसीडी भी नहीं मालूम है। ऐसे व्यक्ति को वित्त मंत्री बना दिया जाता जो फाइनेंस का एबीसीडी भी नहीं जानता। ऐसे व्यक्ति को डिफेंस मिनिस्टर बना दिया जाता है जिसने कभी खुद एनसीसी की ट्रेनिंग भी नहीं ली, फौजी तो दूर की बात है। ऐसे व्यक्ति को स्वास्थ्य मंत्री बना दिया जाता है जिसको कभी खुद इंजेक्शन देने भी नहीं आता, मेडिकल साइंस क्या होती है उसको यह भी नहीं पता, बट वो उसका मंत्री है। ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बना दिया जाता है जो खुद ही बड़ी मुश्किल से मैट्रिक और इंटर पास किया हो।
या हो सकता है कि वो भी डिग्री उसके पास नहीं हो। यानी कि जिस व्यक्ति को जो मंत्रालय सौंपा जाता है उससे संबंधित उसके पास तो ज्ञान और अनुभव होता ही नहीं है। क्या वो फैसले अच्छे लेगा? नहीं, फैसले तो खराब ही होंगे। इसीलिए यहां पर खराब फैसले आते हैं। इसमें भ्रष्टाचार होते हैं क्योंकि बार बार चुनाव होते रहते हैं, आम चुनाव होते हैं, और ये आम चुनाव बड़े खर्चीले होते हैं। चूंकि चुनाव बड़े खर्चीले होते हैं, जैसे ही कोई उम्मीदवार जीतता है और जीतने के बाद वो संसद पहुंचता और फिर सरकार में किसी पद पर पहुंचता है, तो उसकी सबसे पहली प्राथमिकता ये होती है कि पिछला जो चुनाव वो जीत कर आए उस चुनाव का सारा खर्चा वो ब्याज के साथ वसूल करे। फिर उसको अभी यह भी मालूम है कि फिर ये तो अस्थाई नहीं है, परमानेंट नहीं है, 5 साल की सरकार है, वो भी पता नहीं 5 साल चलेगी या नहीं चलेगी। अगर चल भी गई तब भी 5 साल के बाद हमको फिर से चुनाव लड़ना है, और उस चुनाव के लिए भी हमें ढेर सारे पैसे चाहिए। तो उस चुनाव का खर्चा भी वो जुटाने में लग जाता है। एक बात और उसके मन में आती है कि पता नहीं वो चुनाव अगला हम जीतेंगे कि हारेंगे, कहीं हार गए तो ठाकुर तो गियो, तो फिर हम आगे क्या खाएंगे, हमारा परिवार कैसे जिएगा? तो क्यों न कुछ पुश्तों के खाने के लिए भी पैसा इकट्ठा कर ले। और इसी सोच से भ्रष्टाचार का जन्म होता है, और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में निचले पद से लेकर के ऊपरी पद तक और ऊपरी पद से लेकर के निचले पद तक सब के सब भ्रष्ट हैं, सब के सब भ्रष्ट हैं। यह कहना है उन लोगों का जो लोकतंत्र के खिलाफ तर्क देते हैं। अभी तो बस मैं सिर्फ एक टीचर के रूप में उनके तर्कों को समझा रहा हूं। मैं अपने विचार कभी व्यक्तिगत ही कहीं दे सकता हूं ना। अब एक कम विकास दर, लोकतांत्रिक देशों में विकास दर बहुत ही कम होता है और असमानता पाई जाती है। देश में, समाज में असमानता पाई जाती है। यह समानता आर्थिक दृष्टि से भी है, यह असमानता शैक्षिक दृष्टि से भी है, और यह असमानता संपन्नता की दृष्टि से भी है। यहां अगर आर्थिक रूप से बात करें, संपन्नता के हिसाब से बात करें, तो यहां पर ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास इतने अधिक जमीन है कि पूरे साल भी अगर वो खेती करते रहे तभी अपने पूरे हिस्से पर खेती नहीं करते। उनके हिस्से का बहुत सारा खेत ऐसे ही अनकल्टिवेटेड रह जाता है, बिना जुताई के रह जाता है, बिना बुआई के रह जाता है, उसमें खेती होती ही नहीं है। पर दूसरी तरफ इस देश में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास 1 इंच भी जमीन नहीं है, भूमिहीन लोग हैं। इस देश में ऐसे लोग हैं जिनके पास इतने बड़े बड़े और इतने अधिक मकान हैं कि वो सारे के सारे भूत बंगले बने रहते, उसमें रहने वाला कोई नहीं होता। तो दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं कि पूरा जीवन जाड़ा गर्मी बरसात खुले आसमान के नीचे बिताने के लिए विवश हैं। इस देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पहनने के लिए इतने सारे कपड़े होते हैं कि वो रोज बदल करके भी कपड़े पहने, तभी बहुत सारे कपड़े ऐसे रहते हैं जिनको कई साल में भी एक बार पहनने की बारी नहीं आती। दूसरी तरफ इस देश में ऐसे भी लोग हैं कि जाड़ा गर्मी बरसात में सही ढंग से तन ढकने के लिए उनके पास कपड़ा भी नहीं होता है, नहा करके बदलने के लिए उनके पास कपड़ा नहीं होता, और जो पहने रहते वो इतना गंदा रहता है और इतना फटा चिटा रहता है कि उनका पूरा शरीर भी सही ढंग से नहीं ढकता है। तो उसे मौसम की मार कैसे झेलेंगे? एक तरफ इस देश में ऐसे भी लोग हैं जिनके फ्रिज में भी रखा रखा भोज्य पदार्थ सड़ जाता है और उसको फेंक दिया जाता है, जिसको कुत्ते भी सूंघ कर छोड़ देते, उसको नहीं खाना पसंद करते। तो दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो कई रातें भूखे पेट बिताते हैं। एक वक्त अगर खाना मिलता है तो दूसरे वक्त नसीब होगा या नहीं होगा ये उनको भी नहीं पता, और कई बार तो दोनों वक्त भूखे पेट सोना पड़ता है। हर तरह में असमानता। यहां ऐसे भी लोग हैं, अगर शिक्षा के मामले में देखें, जिनके पास कई सारी बड़ी बड़ी डिग्रियां भी है, और ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल अनपढ़ गंवा ठेंगा छाप है। इसमें भी असमानता है। तो हर मायने में यहां पर देश में और समाज में असमानता ही असमानता व्याप्त है। ये हैं लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। अब है कि जो लोग लोकतंत्र के पक्ष में तर्क देते हैं उनका क्या कहना है, यह जानना है।
लोगों की जरूरत के अनुरूप आचरण करने वाली सरकार होती है। लोगों की क्या जरूरत है उसके अनुसार यहां पर व्यवहार करने वाली, आचरण करने वाली सरकार होती है। एक उदाहरण आपको देते हैं। 1958-61 के बीच चीन में अकाल पड़ा। वो अब तक का विश्व इतिहास में सबसे बड़ा अकाल था। उस अकाल में करीब 3 करोड़ लोगों की मौत हुई थी भूख से। ऐसा शास्त्रियों का कहना है, विद्वानों का कहना है कि भारत कभी भी चीन से पिछड़ा ही रहा है। उसके बावजूद भी भारत जैसे देश में ऐसे हालात कभी भी पैदा नहीं हुए कि भूखमरी की वजह से इतनी बड़ी संख्या में इतनी बड़ी आबादी मर जाए। लेकिन चीन में ऐसा हुआ क्योंकि चीन में लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, गैर लोकतांत्रिक सरकार है जिसको अपने ही जनता की परवाह नहीं। सरकार मनमानी है, उसको जो अच्छा लगता है करती है, जो अच्छा नहीं लगता है नहीं करती है। अगर वहां भी भारत जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था होती, बहुदलीय व्यवस्था होती, तो विपक्ष सरकार की टांगे पकड़ के खींचता, उसकी खिंचाई करता और मांग करता जनता के हित के लिए काम करने के लिए, और इतने लोगों को भूखे नहीं मरने दिया जाता। स्वतंत्र अगर मीडिया होती तो मीडिया भी शोर मचाती, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और मीडिया भी शोर मचा मचा करके सरकार को विवश कर देती जनता के हित में काम करने के लिए, और इतनी बड़ी संख्या में भूखमरी से लोगों की मौतें नहीं होती। हमारे देश में उनसे बहुत ज्यादा पिछड़ा और गरीब होने के बावजूद ऐसा कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, और लोकतंत्र होने की वजह से हम यहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था है, और सरकार की खिंचाई करने के लिए बहुत सारे राजनीतिक दल और विपक्ष सरकार में है। विपक्ष सरकार की खिंचाई करता है संसद में रहते हुए, संसद से लेकर के सड़क तक, और भी कई राजनीतिक संगठन है, और भी कई तरह के यहां पर दबाव समूह है, वो सब मिलकर के सरकार पर दबाव बनाते हैं। मीडिया स्वतंत्र है, मीडिया सरकार के खिलाफ शोर मचाती है और सरकार को सतर्क करती है कि आपको जनता की भलाई के लिए काम करना पड़ेगा, नहीं तो जनता अगर सड़क पर आ गई तो आपकी सरकार गई। इस बार तो आपकी सरकार है, अगली बार आपकी सरकार नहीं रहेगी। तो सरकार को चेक किया जाता है। यहां पर यही सिस्टम गैर लोकतांत्रिक सरकारों में नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार लोगों की जरूरत का अनुरूप आचरण करने वाली सरकार होती है। दूसरा उनका कहना है कि शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप होता है। गैर लोकतांत्रिक देशों में सरकार जनता के प्रति बिल्कुल भी जवाबदेह नहीं है। सरकार देश के प्रति, समाज के प्रति कोई जवाबदेही नहीं रखती। लेकिन लोकतंत्र में सरकार को और पूरी की पूरी शासन प्रणाली में ऊपर से नीचे तक के पदों पर बैठे हुए एक एक व्यक्ति को जनता के प्रति जवाबदेह होता है। सब जवाबदेही लेते हैं और सबको जवाब देना पड़ता है। सबसे प्रश्न पूछे जाते हैं, सबसे सवाल पूछे जाते हैं, सबको कटघरे में खड़ा किया जा सकता है कि आपने जनता के हित में क्यों नहीं काम किया और जनता के अहित में यह काम कैसे कर दिया। यहां पर जवाबदेही बनती है, जबकि गैर लोकतांत्रिक सरकारों में जवाबदेही नहीं बनती, और दोषी पाए जाने पर अधिकारियों को, सरकार के अधिकारियों को या फिर नेताओं को सजा भी मिलती है। जनता तो चुनाव में सजा देती है, हमारे देश की अदालतें भी सजा देती है। बेहतर निर्णय की संभावना, बेशक कई बार निर्णय खराब होते हैं, देरी से होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बेहतर निर्णय की संभावना यहां पर बनी रहती है कि ठीक है, एक बार सरकार ने गलत फैसला ले लिया, खराब फैसला ले लिया, अब उस फैसले, वो फैसला परमानेंट तो नहीं है, उस फैसले पर भी यहां चर्चा होती है। संसद से लेकर के सड़क तक चर्चा होती है, अदालतों में चर्चा होती है, सुप्रीम कोर्ट में चर्चा होती है, और अंत में यह चर्चा इतनी मजबूत बनती है, मीडिया इतनी शोर मचाती है, जनता इतनी शोर मचाती है कि सरकार को वो गलत फैसले बदलने पर विवश होना पड़ता है। उन फैसलों में उसको सुधार करना पड़ता है। अगर वो सरकार गिरती है तो आने वाली सरकार उन फैसलों में सुधार करके
नए कानून बनाती है, नए फैसले लेकर के आती है। यानी कि यहां पर फैसलों को सुधारने की एक गुंजाइश है, बेहतर निर्णय लेने की यहां पर संभावना बनी रहती है कि ठीक है अभी नहीं, देर से ही सही, पर बेहतर निर्णय तो आएंगे। मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका यहां पर उपलब्ध होता है। यही तरीका तो श्रीलंका में नहीं है ना। श्रीलंका में आपने देखा, और अगली क्लास में आप पढ़ेंगे सिविक्स में, कि श्रीलंका में एलटीटीई और श्रीलंकन गवर्नमेंट के बीच में विवाद चल रहा है। काफी लंबे समय से विवाद चल रहा है और आज तक विवाद का समाधान नहीं निकला। हमारे देश में ऐसा कोई टकराव नहीं है। कई सारे नदियों के पानी को लेकर टकराव हुए, कई सारे राज्यों के बीच में कई तरह के टकराव बने, पर हर तरह के टकराव के समाधान की गुंजाइश यहां पर बनती है। उन मतभेदों को, टकरावों को संभालने का तरीका हमारे लोकतंत्र में उपलब्ध है, जबकि गैर लोकतांत्रिक देशों में, गैर लोकतांत्रिक सरकारों के पास नहीं है। नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है लोकतंत्र। गैर लोकतांत्रिक देशों में नागरिक तो कीड़े मकोड़े की तरह होते हैं, उनको इंसान माना ही नहीं जाता, ऐसा माना ही नहीं जाता कि वो मानव है और उनके पास कोई मानवाधिकार भी है, ऐसा नहीं माना जाता। लेकिन लोकतांत्रिक देशों में उनको मानवाधिकार प्राप्त है, उनको इंसान माना जाता है, उनके साथ हमदर्दी बरती जाती, उनके हित और अहित की बातें होती है, नागरिकों को पूरा सम्मान मिलता है, नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है लोकतंत्र। अपने गलती ठीक करने का अवसर भी देता है। यह गलती किसी से भी हो सकती है, सरकार से हो सकती है, सरकार को खुद अपनी गलती ठीक करने का अवसर यहां पर मिलता है। यह गलती जनता से भी हो सकती है कि उसने चुनाव में जब उसको वोट दे करके अपने लिए सही प्रतिनिधि चुन करके सही सरकार बनाने का मौका मिला था, तो उस समय जनता तरह तरह के लालच में आकर के, जातिवाद के चक्कर में आकर, धर्मवाद के चक्कर में आकर के, क्षेत्रवाद के चक्कर में आकर के, भाई भतीजेवाद के चक्कर में आकर के उसने गलत व्यक्ति को वोट दे करके अपना नेता चुना और गलत नेताओं ने मिल करके सरकार बनाई, तो सरकार तो गलत ही होगी ना। ये गलती तो जनता ने भी की चुनाव के दौरान। उसने सही उम्मीदवार क्यों नहीं चुने? योग्य उम्मीदवार उसको चुनना चाहिए था, जो उसके हितों की रक्षा कर सके, जो सभी लोगों के हितों की रक्षा कर सके, जो इतना ज्ञानी हो, इतना अनुभवी हो, इतना मेहनती हो, लगनशील हो और ईमानदार हो, भ्रष्ट नहीं हो, वो उसके हितों के लिए काम करे। ऐसे लोगों की सरकार बने तो फिर सरकार से ढंग से काम करे। तो जनता तो गलती की, लेकिन जनता को भी उस अपनी गलती को ठीक करने का अवसर है अगली चुनाव में, कि जिसको पहले जिताया था उसको हराए, अब सही और योग्य व्यक्ति को जिता करके वहां पर भेजे और योग्य सरकार बनाए। यानी कि हर तरह की गलती को ठीक करने का अवसर लोकतंत्र में है। जनता को मौलिक अधिकार है, हर तरह के मौलिक अधिकार, मानवाधिकार जो जनता को चाहिए, वो सारे के सारे अधिकार मिला हुआ है। चाहे वो स्वतंत्रता का अधिकार हो, समानता का अधिकार हो, धर्म और संस्कृति से संबंधित अधिकार हो, शिक्षा का अधिकार हो, अभिव्यक्ति का अधिकार हो, अपने दिल और दिमाग के अंदर उठ रहे भावनाओं को बाहर निकालने का अधिकार हो। आप कहीं भी किसी भी मंच से निकाल सकते हैं, न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, टीवी के माध्यम से आप निकाल सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से निकाल सकते हैं। अपने हर तरह के अभिव्यक्ति को आप अभिव्यक्त कर सकते हैं। ऐसी आजादी, ऐसा अधिकार मिला हुआ है। और आपके किसी भी मौलिक अधिकार का अगर किसी के भी द्वारा हनन किया जाता है, चाहे किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा, किसी सरकार के द्वारा, तो उसके खिलाफ भी आपको अदालत में जा करके केस करने और अपने पक्ष में फैसला लेने का अधिकार प्राप्त है। तो इतने सारे तरह के अधिकार जनता को यहां पर मिले हुए, जो किसी भी गैर लोकतांत्रिक सरकार में नहीं मिलते। यहां पर मीडिया के ऊपर कोई पाबंदी नहीं, कोई सेंसरशिप नहीं है। मीडिया भी पूरी तरह से आजाद है। सरकार कुछ अच्छा करती है तो उसके लिए वो शोर मचाती है, सरकार गलत करती है तो उसके लिए वो महा शोर मचाती है, और फिर वो देश के एक एक व्यक्ति तक
सरकार की एक एक रिपोर्ट पहुंच जाती है। यानी कि लोकतंत्र का एक तरीके से वो चौथा स्तंभ मीडिया भी है, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कोई भी हो। तो यहां हर किसी को आजादी है। दो लोकतांत्रिक देशों में कभी भी युद्ध नहीं हुआ, अभी तक का रिकॉर्ड है। जब से लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट आया और लोकतंत्र का विस्तार होता चला गया, अभी तक कभी भी किसी भी दो लोकतांत्रिक देशों के बीच युद्ध नहीं हुआ है। जहां कहीं भी युद्ध हुआ है, अगर उसमें से एक लोकतांत्रिक है तो दूसरा जरूर गैर लोकतांत्रिक है। एक लोकतांत्रिक है तो दूसरा जरूर गैर लोकतांत्रिक है, या फिर दोनों के दोनों ही गैर लोकतांत्रिक देश हैं। हमारे देश, भारत लोकतांत्रिक देश है, हमारे देश का भी युद्ध हुआ है, चीन के साथ युद्ध हुआ, हम लोकतांत्रिक हैं, चीन गैर लोकतांत्रिक। हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ है, 1965 में युद्ध हुआ, उस समय सैनिक तानाशाही थी पाकिस्तान में, हम लोकतंत्र तो गैर लोकतांत्रिक। 1999 में कारगिल युद्ध हुआ, हम लोकतांत्रिक थे और वहां पर जनरल परवेज मुशर्रफ का शासन था, वो गैर लोकतांत्रिक था। 1971 में युद्ध हुआ, हम लोकतांत्रिक थे और वहां पर जनरल जियाउल हक का शासन था, वो गैर लोकतांत्रिक था। यानी कि जहां का भी युद्ध हुआ है, या तो दो गैर लोकतांत्रिक देशों के बीच ही युद्ध हुआ है, या फिर अगर एक उसमें लोकतांत्रिक है तो दूसरा जरूर गैर लोकतांत्रिक है। कभी भी दो लोकतांत्रिक देशों के बीच में युद्ध नहीं हुआ है। तो ये सारे तर्क हैं लोकतंत्र के पक्ष में। अब सवाल उठता है कि लोकतंत्र इतना बुरा भी है? जिन लोगों ने लोकतंत्र के खिलाफ इतने सारे तर्क दिए, उसके पक्ष में हमने आपको उदाहरण भी दिए, और हमने पाया कि ये जितने भी तर्क हैं वो अगर 100% नहीं सही तो मोर देन 90% इनकी बातें जरूर सत्य हैं, और हर चीज के लिए उदाहरण हमारे पास मौजूद है। ये गलत नहीं कहा इन्होंने। तो इतना बुरा भी है लोकतंत्र? जिन लोगों ने लोकतंत्र के पक्ष में तर्क दिए, ये भी अगर नहीं 100% तो कम से कम 99% तो जरूर सत्य है। इसके पक्ष में भी हमने आपको उदाहरण दिए। ये भी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे हैं, ये भी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे हैं। तो लोकतंत्र तो इतना बुरा भी है और लोकतंत्र इतना अच्छा भी है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? लोकतांत्रिक सरकार बनानी चाहिए या गैर लोकतांत्रिक सरकार बनानी चाहिए? अपने देश को लोकतांत्रिक बनाना चाहिए या गैर लोकतांत्रिक बनाना चाहिए? अगर गौर से हम दोनों ही बातों पर विचार करते हैं तो यही निष्कर्ष निकलता है कि इतनी सारी खामियां होने के बावजूद भी सभी गैर लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में, चाहे वो राजतंत्र हो, चाहे वो संवैधानिक राजतंत्र हो, चाहे वो सैनिक शासन हो, सैनिक तानाशाही हो, या साधारण तानाशाही हो, या फिर वो किसी और तरह की गैर लोकतांत्रिक सरकार हो, हर तरह के गैर लोकतांत्रिक सरकार की तुलना में लोकतांत्रिक सरकार ही बेहतर है। क्योंकि जनता के हितों के लिए, जनता की आजादी के लिए, मीडिया की आजादी के लिए, जनता के अधिकारों के लिए, उसके मौलिक अधिकारों के लिए, उसके मानवाधिकारों के लिए जितना बेहतर विकल्प लोकतंत्र देता है, उतना बेहतर विकल्प, उतने बेहतर अवसर कोई भी गैर लोकतांत्रिक सरकार नहीं देती है। इसलिए इतनी सारी खामियां होने के बावजूद भी सभी तरह की गैर लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में लोकतंत्र ही बेहतर है। इसीलिए लोकतांत्रिक सरकार ही हमें चाहिए और लोकतांत्रिक सरकारें ही बननी भी चाहिए। और जहां जहां लोकतंत्र नहीं है वहां वहां लोकतंत्र का विस्तार जरूर होना चाहिए। तो ये हम निष्कर्ष पर
पहुंचे। पर हां, एक बात और है, सबसे बड़ी ताकत जिस पर हमने इसमें चर्चा की वो ये है कि हर तरह की गलती को ठीक करने का अवसर, मौका लोकतंत्र में होता है। यानी कि लोकतंत्र में इस बात का पूरा अवसर है कि लोकतंत्र को और बेहतर और बेहतर और बेहतर और बेहतर बनाया जा सकता है, और मजबूत और मजबूत और मजबूत बनाया जा सकता है, ताकि उसकी सारी की सारी खामियां दूर हो जाएं। ऐसा बनाया जा सकता है, इसमें गुंजाइश है, लेकिन गैर लोकतांत्रिक सरकारों में तो उसकी भी गुंजाइश नहीं है। इसीलिए लोकतांत्रिक सरकारों का गठन किया जाए, लोकतंत्र का विस्तार किया जाए, और उसके इस लॉजिक का फायदा उठाया जाए कि उसमें हर तरह के सुधार की गुंजाइश है, तो उसमें और सुधार कर करके उसको और बेहतर और बेहतर और मजबूत और कारगर बनाया जाए। यहां पर यह चैप्टर फिनिश होता है, समाप्त होता है। अब हम लोग अगले क्लास में अगला पाठ शुरू करेंगे। थैंक यू।